कितनी अजीब बात है कि हम 144 खरब के बजट में 73 खरब कर्ज की अदायगियों और उन पे सूद की अदायगी पे खर्च करेंगे और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हम 3.5% रख रहे हैं, जबकि हमारे रीजन में सर 6% से ऊपर जा रही है। महंगाई का रेशो हम 21% दिखा रहे हैं, लेकिन 21% से महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे कहूँ, अगर आप अपना बजट बनाएं, अपने उस बजट को देखें, हम खुद इससे इतने मुतासिर हो गए कि आज एक आम आदमी का क्या हाल होगा। वो कि हम जो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के मेंबरान कौमी असम्बली हैं, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें उनके असरात पता चलते हैं अवाम के। तो अवाम जो बिल्कुल उससे भी नीचे जा रही है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब तबका है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं। और हमारे पास हम टारगेट रख रहे हैं 30, इतना बड़ा मुल्क, 22 करोड़ अवाम का मुल्क, जो 25 करोड़ गिनती में हो जाएंगे, उसको 30 अरब डॉलर सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे हम। हमारी तो सर एक एक शोबे की जो है इंपोर्ट 30 अरब डॉलर होनी चाहिए। सिर्फ पॉलिसी ना होने की वजह से, सिर्फ हमारे बेहतरी ना होने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और दिफा जो हमारी बुनियाद है, बैकबोन है, दिफा जिसकी वजह से आज हम सर उठा के पूरी दुनिया में खड़े हैं, गो के गरीब हो गए हैं, गो के हमारे वसाइल ख़त्म हो गए। लेकिन अगर हमारी ये दिफा के लिए हमारी अफवाज पाकिस्तानी होती हैं, दिफा के लिए हम अपना पेट काट के जो रकम अदा करते वो अदा ना करते, तो शायद हम पड़ोसियों के शर से महफूज भी नहीं रख सकते। साथ परफॉर्मेंस की हमें ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसके ऐसे परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है। परफॉर्मेंस ठीक करने की ज़रूरत है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। बजटरी फिगर्स को बेहतर करना चाहिए, कर सकते हैं, करना चाहिए। खुद इन्हिसारी की तरफ आए सर, अपने पांव पे खड़े होने का बजट बनाएं, एक तरफ जहन कर लें। हम बचपन से सुनते आए कि पाकिस्तान के अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी लें, उसका कोई सिला भी तो दें। यहां सिला भी नहीं मिलता, कुर्बान भी हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो कुर्बानी भी रायगा चली जाती है। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे कोई वर्क नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत ने समझ लिया है कि शायद अब उसको ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई उसका किरदार नहीं है, उसको किरदार अदा करना पड़ेगा, उसको बुनियादी सहूलतें बढ़ानी पड़ेंगी ताकि इंसानी हमारे यहां पे सिटीजन्स का, शहरियों का मयार जिंदगी बेहतर हो। सर, जो नजरअंदाज किए हुए अर्बन एरियाज, जहां से बजट लेते हैं, मैंने जैसे पहले कहा, जहां से बजट बनता है, जो बड़ा हिस्सा मिलता है, उसको जरूर जो है ना अपने शामिल करना चाहिए प्रोग्रामों में। और जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में डेफिसिट जा रहा है, खसारे में जा रही हैं, वो चलाने वाले कौन लोग हैं? यही तो हमें गिला है कि इस मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार वो अशराफिया का तबका है जिसने इस मुल्क को दबोच रखा है, जिनका खुद का इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है, जिनके बच्चे, जिनके मुफादात बैरून मुल्क हैं, उनके बच्चे यहां पढ़ते भी नहीं, रहते भी नहीं है, और फिर यहां के जो रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे उनके लिए जिंदगी अजाब कर देते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर किया जाए। कल परसों हमारे यहां पे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, बहुत अच्छी बातें कही, इदारों के नाम लिए, उनकी तनख्वाहों के, उनकी मराहत का, उनके इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल का, नाइंसाफियों का, सबका जिक्र किया। ठीक कौन करेगा? आज कदम बढ़ाएं। मैं यहां वादा करता हूं, एमक्यूएम पाकिस्तान की हैसियत, एक मेंबर की हैसियत से अपने तौर पे यह वादा करता हूं, हम मुकम्मल उनका साथ देंगे। कदम तो बढ़ाएं, कानून तो लाएं। ये बिल्कुल सही बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इदारे अपनी तनख्वाहें खुद बढ़ाते हैं, अपनी मराहत खुद बनाते हैं। ये पब्लिक का पैसा है, हम एक एक पैसे का, एक एक रुपए का हिसाब देते हैं यहां पर। तो वो इंसाफ करने वाले इदारे इस बात को इंसाफ की नजर से क्यों नहीं देखते कि उनको भी यहां पर इंसाफ के मुताबिक पब्लिक अकाउंट कमेटी है। उस दिन हमारे पीईसी के चेयरमैन साहब ने जिस तरह की बातें कही, ये तो अफसोस की बात है। इस आइन में लिखा है कि एक एक रुपए का हिसाब इस ऐवान लेगा और अवाम को देगा। इस पे अमल किया जाए, हम इसके अलावा कुछ नहीं चाहते इस आइन पे अमल करें। सर, हमारे यहां अभी जो तूफान आ रहा है, ये तूफान नए तो नहीं है, हर साल इसी तरह हो रहा है। पिछले साल भी हम डूबे थे। सिंध के रहने वाले, सिंध के दही इलाके, जमीनें, मुझे कल परसों रानीपुर से हमारे एमएनए पीर फजल शाह जिलानी बता रहे थे कि उनके इलाके में पिछले महीने पानी निकला है।
और भी कई इलाकों का मुझे जाती तौर पे पता है। खुद हमारे अर्बन एरियाज में जो चीजें टूट फूट गई, लाइनें तबाह हो गई, उनको दोबारा कोई बनाने वाला नहीं था। तो जब बताया कि डिजास्टर्स का रुख है पाकिस्तान की तरफ, तो पहले तो हम कुरान पाक की जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की जो ताबीर उन्होंने बताई थी, उस पर अमल करते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि जब उनसे बादशाह ने पूछा कि मैंने ये ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या, उन्होंने कहा आपके मुल्क में 7 साल हरियाली आएगी, 7 साल कहत आएगा, तो अब हरियाली के दिनों में अनाज दाना बचा के रखें जो कहत में आपके काम आएगा। हम क्या कर रहे हैं सर? अभी 1 महीना पहले हमने मीटिंग की, मैं वाटर रिसोर्स कमेटी का मेंबर भी हूं, खुर्शीद शाह साहब भी बैठे हुए थे, तो पता चला कि सिंध में पानी की कमी है, आज सिंध डूब रहा है। इसको कौन ठीक करेगा? आम आदमी की जिंदगी कौन आसान करेगा? कब तक आप उसको, मैंने खुद ही लोगों से सुना, नीलम जब तूफान आया 2014 में, मैं वहां मेंबर ऑफ असेंबली था, जब वहां मैं गया, लोगों ने कहा हम कैंपों में नहीं जाना चाहते। पिछले साल जिन लोगों को हमने कैंपों में मुंतकिल किया, उनको खाना नहीं मिल रहा था, दवाएं नहीं मिल रही थी, तो लोग अपना घर नहीं, कहते हम जान दे देंगे, अपने घर नहीं छोड़ेंगे। तो हम क्यों नहीं ऐसा बंदोबस्त करते कि लोगों की जिंदगी आसान करें? डिजास्टर मैनेजमेंट बना के इस रिस्क को, उस नुकसानात को कम क्यों नहीं कर सकते? और जो अल्लाह ताला इतना सारा पानी हमें देता है, इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क को शादाब, सरसब्ज़ो शादाब क्यों नहीं बना सकते? सिर्फ सर यहां सोच का फर्क है, यहां दिल का फर्क है। अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, गरीब पाकिस्तानी के बच्चे के लिए कुछ नहीं करना चाहते। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। सर एनर्जी सेक्टर की पॉलिसी बनाने की जरूरत है। आज मुझे खुशी की ये बात है कि हमारे जो मिनिस्टर पावर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब आज हैदराबाद बैठे हुए हैं, और इसका क्रेडिट मैं वैसे हमारे वजीर आजम साहब को दूंगा कि उन्होंने जो हिदायत दी, उसके बाद वो गए और जाके बैठे वहां पर, और वहां जाहिर है कि उनके बैठने से फर्क पड़ेगा। उनके बैठने से जो है जरूर जो हमारा सिस्टम तबाह हो गया है, लाइट नहीं होती, पोल गिर गए हैं, पोल उखड़ गए हैं, ट्रांसफार्मर्स उड़ गए हैं, हैदराबाद हो, लतीफाबाद हो, आसपास के इलाके हो, कोस्टल का इलाका हो, हम सर यहाँ बोल बोल के थक गए। उम्मीद थी कि हमें कोई अच्छाई मिलेगी, हमें कोई सिस्टम में बेहतरी मिलेगी, लेकिन मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं जो हूं उनको इस बात पे तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो हैदराबाद मौजूद हैं। उम्मीद है कि वो हैदराबाद के मसाइल हल करके आएंगे। सर हमें यूथ की पॉलिसी बनानी चाहिए। 65% यहां के नौजवान मौजूद हैं, वो पढ़ लिख के नौकरियां ढूंढ रहे हैं। उनके लिए नौकरियां नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है कि जिसको यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, आपके पास डेटा मौजूद है कि कितने डॉक्टर पढ़ रहे हैं, कितने इंजीनियर पढ़ रहे हैं, कितने कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं, कितने टेक्सटाइल इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे किसी भी शोबे में कौन कितना पढ़ रहा है। उसके बाद उसको नौकरी देना या तो हुकूमत का काम है, अगर नौकरी हुकूमत नहीं दे सकती तो वो जराए पैदा करना है, वो रास्ते दिखाने हैं, दुनिया में बात करनी है कि हमारे पास ये स्किल्स पावर हैं, उनको कहीं भेजना है, इस्तेमाल करना है। लेकिन उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। वो कोई कारोबार करना चाहें तो उनके लिए मैंने बताया ना, तालीमी 1.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल से बाहर है और 83 लाख वजीफे दे रहे हैं, उनको कौन लाएगा स्कूल में? जो ग्रेजुएशन कर ली जिन बच्चों ने, उनको नौकरी कौन देगा? उनके लिए कौन प्लानिंग करेगा कि जाके ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए पैसा कमाए, अपनी जिंदगी बनाए, बल्कि दुनिया के काम आए? ऐसा कोई सोच नहीं रहा, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। और लैक ऑफ प्लानिंग क्यों है कि इस हाल से मशवरा करके, इस हाल में बैठे हुए लोगों को एतमाद में लेके ना पॉलिसी बनाई जा रही है, ना बजट बनाया जा रहा है। सर हमारे यहां जितने बड़े फाइनेंशियल इदारे हैं, मैं क्योंकि एक कमेटी का मेंबर हूं, फाइनेंस कमेटी का, तो मेरे तो बातें सुन के होश उड़ जाते हैं, देखते हैं। मतलब हमारे जो बड़े फाइनेंशियल इदारे हैं, नेशनल बैंक है, ज़रिए तरक्याती बैंक है, ईसीपी, मतलब जितने भी इदारे हैं, उनमें कोई सर परमानेंट हेड नहीं है। एडहॉकिज्म की बुनियाद पे वो इदारे चलाए जा रहे हैं। फिर हम कैसे मुमकिन है, कैसे इस तरह हम कर सकते हैं कि वो इदारे सही कारकर्दगी दिखाएंगे? क्यों नहीं हम ऐसी पॉलिसी प्लानिंग कर देते कि उसमें मेरिट के तौर पे लोगों को अपॉइंट करें, उनके सरबराह मुकर्रर करें? दूसरा सर जो बुनियादी हमें इकदाम करने हैं, मैं उनकी तरफ आ जाऊंगा। सिर्फ एक बात के साथ, इमखानी साहब वाइंड अप करें। जी सर मैं वाइंड अप कर रहा हूं। सर डीमोबिलाइजेशन ऑफ 5,000 जो बड़े नोट हैं, उनको जो है रद्द किया जाए। वो एक बड़ा जरिया है, रिश्वत का बड़ा जरिया है, लोगों के जो वो रकम जमा करके रखते हैं उसका,
इसको जितना हम डिस्करेज करेंगे, पड़ोसी मुल्कों ने कामयाब तजर्बा किया, वो कामयाब किया, हम क्यों नहीं कर सकते? सर, मर्दमशुमारी जब हम, कितनी अजीब बात है, हम ये फिगर्स तो दे रहे हैं, किस बुनियाद पे दे रहे हैं? जब आपके पास मर्दमशुमारी ठीक नहीं है तो ये फिगर्स भी गलत है, आपका बजट गलत है। उस मर्दमशुमारी को ठीक करें, लोगों को सही गिने। 3 तरीके हैं सर आपके पास। आजकल तो घर घर पोलियो की जो टीमें जा रही हैं, उनके पास सारा डेटा है, किस घर में कितनी उम्र का बच्चा है, कितने लोग रहते हैं, सारा डेटा है उनके पास। उनका डेटा और हमारे इदारे शुमारियात का डेटा आपस में नहीं मिलता। नादरा का डेटा और मर्दमशुमारी का डेटा आपस में नहीं मिलता। वोटर लिस्टें, 2 वोटर लिस्टें काम कर रही हैं, उनका डेटा और हमारी शुमारियत का, मर्दमशुमारी का डेटा आपस में नहीं मिलता। मतलब एक ही हुकूमत के मातहत 4 वफाकी इदारे, चारों का डेटा आपस में नहीं मिलता। तो ये बजट कैसे सही हो सकता है जब आवाम को सही गिन के, आवाम की सही उसके आपके पास फिगर नहीं होंगे, तो इसके फिगर कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? इसको सही मर्दमशुमारी पे जो हमने 35 अरब जाया किए हैं, मैं जाया करने इसलिए कहूंगा कि हम वो आज तक उससे मुतमईन नहीं है। मेरा शहर हैदराबाद हो, हमारा शहर कराची हो, हमारा सूबा सिंध हो, बल्कि पूरा पाकिस्तान हो, फाटा हो, सब लोगों को शिकायत है। बलूचिस्तान हो, सबको शिकायत है। कौन दुरुस्त करेगा सर मर्दमशुमारी को? 35 अरब जाया कर दिए हमने, हम लोगों को सही गिन नहीं सके। सर, बुनियादी जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्यों नहीं बेहतर करते? एमक्यूएम ने जायज मुतालबे पर हल्का बंदियों की नाइंसाफी, गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों की बुनियाद पर बाइकाट किया। एक जमहूरी पार्टी को आप इस हद तक ले आए कि उसको बाइकाट पे जाना पड़ा। हमारे शहरों में अक्सरियत को, हमारे शहरों की अक्सरियत को अकलियत में बदलते हुए अकलियती नुमाइंदों को हमारा मेयर बनवाया जा रहा है, हमारा नुमाइंदा मुकर्रर किया जा रहा है। तो उनको कौन तस्लीम करेगा? मेरे पास उसके डेटा है। पिछले साल जब बारिश में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने वहां रहने वाले वज़रा को हैदराबाद का फोकल पर्सन बनाया, सर लतीफाबाद डूबा रहा 12 दिन, कोई एक फोकल पर्सन तो लतीफाबाद में आ नहीं सका, क्योंकि उनका कोई स्टेक नहीं है, उनका कोई जानने वाला वहां नहीं रहता। तो इसी तरह जो मेयर बन रहे हैं, जिसके पास बाबा शहर का टाइटल होगा, तो नीचे जो उसकी रियाया बनेगी, वो तो उसको जानती भी नहीं है, उसका उस शहर से ताल्लुक भी नहीं है, उसकी वहां जड़ें भी नहीं है। तो आप ये गैर मुनसिफाना जो बलदियाती, आज मेयर के इलेक्शन हो जाएंगे, क्या करेगा मेयर सर? जब आप 140A के तहत इख्तियारात भी नहीं दे रहे, वहां की असल जो लोग रहने वाले हैं उनको भी नजरअंदाज कर दिया, उनको दीवार से लगा के इलेक्शन से बाहर कर दिया, क्या करना चाहते हैं? क्या ये हम पहले नहीं कर चुके? मैंडेट की हम जो तौहीन की गई तो फिर क्या हाल होता है? ऐसा नहीं करें सर। लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में डट के खड़े हैं। लोगों को मजबूर नहीं करें कि वो बिल्कुल दीवार से लग जाएं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो गई, सिंध के शहरी इलाकों में बात हो गई। बस सर मैं एंड कर रहा हूं। सर, ड्यूटीज और टैक्स बढ़ाए जाते हैं, हम जीएसटी का सिस्टम सही कर लें, ड्यूटीज को कम करें, स्मगलिंग की जो है हौसला शिकनी करें। ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो उससे ग्रे इकोनॉमी हमारे साथ चल रही है, दुनिया में चलती है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उसको कौन पूरा करेगा सर? जो है बैठ के सोचे मुल्क के अच्छे करने, वरना कोई भी नहीं कर सकता है। सर, पिछले दिनों डॉलर की एकदम पाबंदी लगा दी। हैदराबाद में चूड़ी की सनत, हैदराबाद